नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। बचपन में कछुए या खरगोश की रेस वाली कहानी तो हम सब ने सुनी है। रफ्तार के घमंड में चोर खरगोश पेड़ की छाव में सोता रह गया और कछुआ धीरे धीरे बाजी मार ले गया। आज दक्षिण एशिया के समंदर में भारत और चीन के बीच ठीक यही कहानी दोहराई जा रही है। और इसका सबसे ताजा व खतरनाक गवाह बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट बना है। कहानी की शुरुआत में बाजी भारत के हाथ में थी। नई दिल्ली ने बीजिंग को सीधी शिकस्त देकर इस रणनीतिक पोर्ट के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट अपने नाम किया था। लगा कि रेस जीत गए हैं, लेकिन कछुए की चाल चल रहे चीन ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपनी गोटियां फिट करता रहा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। ढाका बीजिंग से हाथ मिला चुका है और जो डील भारत की मुट्ठी में थी वो चीन की झोली में जा गिरी। तो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट हाथ से जाना भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या चीन एक और छोर से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? अब भारत क्या कर सकता है? इन तमाम सवालों का आज एमआरआई स्कैन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत बंदरगाही के इस्तेमाल की इजाजत। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मोंगला पोर्ट एक लाइफलाइन की तरह है। समुद्र से कटे होने की वजह से इन राज्यों तक सामान पहुंचाना हमेशा एक चुनौती रहा है। मोंगला पोर्ट के जरिए सामान समुद्री रास्ते से पहुंचाया जा सकता है। इससे भारत के 22 किलोमीटर चौड़े चिकन नेक पर भी निर्भरता कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा और देश के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक संपर्क बेहतर हो जाता। 2009 से 2024 तक 15 साल बांग्लादेश पर आवामी लीग के नेता शेख हसीना का शासन रहा। इन 15 सालों में शेख हसीना को भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी नेता माना जाता था। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा। इस दौर में कनेक्टिविटी समझौते हुए और बांग्लादेश ने भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। बदले भारत ने भी शेख हसीना सरकार का खुलकर साथ दिया, निवेश किया, कोरोना जैसे कठिन समय में मदद पहुंचाई और कूटनीतिक समर्थन भी दिया। इसी माहौल में 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक अहम एमओयू पर दस्तखत हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस समझौते के तहत बांग्लादेश ने अपने दो बड़े बंदरगाह चटगांव और मोंगला का इस्तेमाल भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाने के लिए करने की इजाजत दी। मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन भी भारत को दी गई। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना गया। इस योजना के तहत मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन भी भारत को दी गई ताकि वहां एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सके। प्लान था भारत वहां फैक्ट्रियां लगाएगा, गोदाम बनाएगा और एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करेगा। इससे भारतीय कंपनी को फायदा होता, बांग्लादेश में रोजगार पैदा होता और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते मजबूत होते। साथ ही उस इलाके में भारत की मौजूदगी भी बढ़ाता जहां चीन भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए हीरान ग्रुप को डेवलपर चुना। बाद में उसकी सहयोगी कंपनी एविटा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2022 में बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बेजा साथ एक नया समझौता भी किया। डील पर डील होती रही, योजनाएं बनती रही, लेकिन काम कभी भी शुरू नहीं हुआ। 2 साल की तय समय सीमा भी निकल गई, लेकिन जमीन पर एक फावड़ा तक नहीं चला। फिर आया 2024 जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआती सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन से हुई। उस समय सरकारी नौकरियां करीब 1/3 हिस्सा 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित कर रही थी। व्यवस्था का इस्तेमाल शेख हसीना अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लंबे समय से चले आ रहे सत्तावादी शासन से नाराज हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। तब से लेकर अब तक वो भारत में रह रही हैं। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी। यहीं से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बड़ा मोड़ आया। देरी की कीमत। पिछले 15 सालों में जो भरोसा और साझेदारी बनी थी उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा, व्यापार को लेकर जवाबी कदम उठाया गया और एक दूसरे पर और नेताओं के बयान पहले से ज्यादा तल्ख हो गए। इसी दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते तेजी से बढ़ाने शुरू किए। 1971 के बाद पहली बार ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधी कार्गो शिपिंग सेवा और डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऐलान किया गया। इन सारी डेवलपमेंट्स पर चीन की पैनी नजर थी। इस बीच मार्च 2025 में मोहम्मद यूनुस बीजिंग पहुंचे। बस तभी चीन ने अपना तुर्क का इक्का चला। उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला, मोंगला पोर्ट को एडवांस बनाने के लिए 40 करोड़ देने का वादा। दूसरा, एक चीनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के लिए 35 करोड़ के निवेश का ऐलान। यानी चीन सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार था। समुद्र में बढ़त। चीन इससे पहले बांग्लादेश के चटगांव नौसैनिक बंदरगाह के निकट
पेकुआ पनडुब्बी अड्डा बनाने का काम भी कर रहा है। इसने बांग्लादेश की नौसेना भी पूरी तरह से चीन की मुट्ठी में होगी। इसी बहाने बांग्लादेश के समुद्री तटों पर, जो भारत के समुद्री इलाके में ही है, चीन ने अपनी पनडुब्बियां और युद्धपोतों को भी तैनात करने की सुविधा हासिल कर ली है। सीमाओं के पास चीन अपने खुफिया एजेंट सैनिकों को तैनात कर सकता है। सीपीईसी की तरह ही चीन ने बांग्लादेश से चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारा यानी CMEC में शामिल होने को कहा है। पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन म्यांमार से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित राजमार्ग बना लेगा, तो उसकी यह सामरिक तौर पर उपयोगी होगा। भारत के चारों ओर मोतियों की माला यानी स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स डालकर सामरिक दबाव बढ़ाने की जिस रणनीति पर काम चीन सदी में शुरू किया था, वो लागू होता दिख रहा है। नई दिल्ली को मुनरो डॉक्ट्रिन की सख्त जरूरत। इतिहास उन देशों के प्रति कभी उदार नहीं रहा जो रणनीतिक सुस्ती या अत्यधिक संकोच और गंभीर संयम समझने की भूल कर बैठते हैं, और भारत आज बिल्कुल उसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। जहां नई दिल्ली अब भी पड़ोसियों के साथ पुरानी सद्भावना और सहयोग की भाषा बोल रहा है, वहीं चीन चुपचाप केवल ताकत और कड़े आर्थिक प्रभाव की भाषा में बात कर रहा है। क्योंकि महाशक्तियां अपना दबदबा रातों रात नहीं, बल्कि एक एक कर दी गई ढील, रणनीतिक चूक और गलतफहमियों की किश्तों में खिलौती है। अब बांग्लादेश को ही देख लीजिए। संप्रभुता के अधिकार का हवाला देकर उसने एक बार फिर चीन का हाथ थाम लिया, और भले ही कागज पर ढाका को अपने आर्थिक साझेदारी चुनने का पूरा हक हो, लेकिन भू राजनीति कभी किसी शून्य में काम नहीं करती जहां आपके फैसले से पड़ोसी की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। अगर भारत ने अब भी अपनी इस रणनीतिक संतुष्टि को छोड़कर अपने पड़ोस में एक ऐसी स्पष्ट लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जिसे पार करने की कोई जुर्रत ना कर सके, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खुद चारों तरफ से रणनीतिक रूप से घिरा हुआ पाएगा। सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा खींचना कोई भारत की खोजी हुई कूटनीति नहीं है, बल्कि यह भू राजनीति का सबसे पुराना और बुनियादी नियम है। महाशक्तियां अपने पड़ोस में किसी दुश्मन की आहट तक बर्दाश्त नहीं करते। अमेरिका ने अपने पड़ोस में रूस या चीन की नौसैनिक मौजूदगी को कभी पनपने नहीं दिया। याद कीजिए वेनेजुएला के निकोलस मादुरो का क्या हश्र हुआ। रूस ने यूक्रेन के साथ ठीक वही किया, भले ही मॉस्को से इससे बेहतर तरीके की उम्मीद थी। और खुद चीन ताइवान या दक्षिण चीन सागर में मामूली सी सैन्य हलचल पर भी बीजिंग युद्ध की धमकी देने लगता है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया में सिर्फ भारत ही क्यों यह कह रहा है कि उसने ठीक पड़ोस में खड़ा हो रहा दुश्मन का खतरनाक रणनीतिक ढांचा कोई सैन्य चक्रव्यूह नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण व्यापारिक निवेश है। जब दुनिया का हर ताकतवर मुल्क अपने आंगन की सुरक्षा के लिए आंखें लाल कर सकता है, तो यही वजह है कि आज नई दिल्ली को अपनी खुद की मुनरो डॉक्ट्रिन यानी भारत की अपनी लक्ष्मण रेखा खींचने की सख्त जरूरत है। जब साल 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने यह ऐलान किया था कि कोई भी बाहरी ताकत पश्चिमी गोलार्ध में दखल नहीं देती, तब अमेरिका कोई वैश्विक महाशक्ति नहीं था, उसके पास कोई बहुत बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक कड़क लक्ष्मण रेखा खींचने का हौसला दिखाया कि अमेरिका का पड़ोस किसी भी दुश्मन महाशक्तियों के रणनीतिक घुसपैठ के लिए खुला नहीं रहेगा। तो आज हमने आपको बांग्लादेश और चीन के गठजोड़ और भारत के मुनरो डॉक्ट्रिन की दरकार के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।